हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया यादव सैप्स और आप देख रहे हैं सुप्रिया यादव सैप्स चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और इस टॉपिक को आज मुझे आपको क्लियर करना है, वो है डिसीजन मेकिंग। आखिर डिसीजन मेकिंग क्या होती है, चलिए हम इस टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। इससे रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और वहाँ कुछ जगह काफ़ी क्लियर था, कुछ जगह बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसे समझना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को डिसीजन मेकिंग बहुत आसानी से समझा पाऊँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? आखिर डिसीजन मेकिंग क्या होता है? तो सबसे पहले ये बता दूं गाइज कि डिसीजन मेकिंग कोई नया वर्ड नहीं है, कोई नया टर्म नहीं है। ये वो चीज़ है जो हम सबके डेली लाइफ में काम आती है। इसके बिना हमारा काम चलता ही नहीं है और हम सभी को वो अपनी पूरी ज़िंदगी में हज़ारों डिसीज़न लेने पड़ते हैं। यहाँ की पूरे जीवन की तो बात छोड़ दीजिए, हमें पूरे दिन भर में भी छोटे छोटे 100, 200, 400 डिसीज़न लेने ही पड़ते हैं। तभी हमारा शरीर दिमाग में डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया के बाद शारीरिक कार्य करना स्टार्ट करता है। पहले हमारा दिमाग सोचता है, फिर डिसीजन लेता है, उसके अनुरूप हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग एक्चुअल में है क्या? जब आपके पास, ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास एक, दो या दो से ज़्यादा विकल्प होते हैं किसी चीज़ को चुनने के लिए, तब वहाँ आपको निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। और कौन सा निर्णय लिया जाए ये तब आपको सोचना पड़ता है। यूँ तो हमें डेली की लाइफ में छोटे छोटे कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि आज हमें क्या बनाना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या बोलना है, ये सभी हमारे डिसीजन में ही आते हैं। लेकिन इन सबको हम उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, या यहाँ हमें डिसीजन मेकिंग में अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सब नॉर्मल डिसीजन है। इन्हें हम बहुत लंबे वक्त से लेते आ रहे हैं, लंबे समय से लेते आ रहे हैं, और हमें कहीं ना कहीं हमारा अनकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन उन सब का आदी हो चुका है और वो अपने बिहाफ पर डिसीजन बड़े आसानी से ले सकता है। लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ज़्यादा एफर्ट देना होता है, ज़्यादा समय देना होता है। कभी कभी तो आपको उस डिसीजन को लेने के लिए काफ़ी तनावों की स्थिति से गुजरना पड़ता है, कई बड़े और एक्सपीरियंस लोगों की राय भी लेनी पड़ती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये डिसीजन मेकिंग में आपको दो पिक्चर दिख रहे हैं। एक वो जो एक तरफ खाना है, तो अगर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो हमें लगता है कि हम क्या खाएं और पहले क्या खाएं, क्या खाया जाए। तो या हमारे पास कपड़े हैं तो हमें क्या पहनना है पार्टी में जाने के लिए। आई थिंक ये जो कंडीशन है ये लड़कियों के सामने ज़्यादा आती है, क्योंकि उनके पास ड्रेसेस के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, जबकि बॉयज़ के पास सिंपली 2 या 3 टाइप की ड्रेसेस होती हैं। तो गर्ल्स को अक्सर ये टेंशन होती है कि उन्हें आज क्या ड्रेस पहननी है, उसकी मैचिंग का बैग कौन सा है, उसके लिए शूज़ और फुटवियर क्या पहनने हैं, तो उसके साथ भी कलर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, ज्वेलरी क्या रहेगी। तो ये सब चीज़ों से उनको डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा सोचना पड़ता है। खाने में भी अब हमारे पास वैरायटी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इस टाइप के डिसीजन तो हम डेली लेते हैं, ठीक है, लेकिन मेजर डिसीजन लाइफ के कुछ अलग होते हैं जिनसे लाइफ में हर किसी को पास होना पड़ता है। तब हमें एक्चुअली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मेजर डिसीजन क्या होते हैं, जैसे कि हमको बर्थडे पार्टी प्लान करनी है या कोई भी प्रोग्राम अपने यहाँ पे प्लान करना है, तो हमें उसकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमारा बजट क्या है, प्रोग्राम किस डेट को होना है, हमें उसमें किस किस को बुलाना है, और हमें सारे सिस्टम, डेकोरेशन, गिफ्ट एटसेट्रा, खाना वगैरह सब कैसे प्लान करना है। यहाँ घर के सब लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं और डिसीजन लिया जाता है। शादी का डिसीजन हो, जॉब का डिसीजन हो, करियर ऑप्शन का डिसीजन हो, ये सब लाइफ के मेजर डिसीजन में आते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर उनकी एक झलक देख रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी फेमस कोट दिया जा रहा है, लाइफ इज अ मैटर ऑफ चॉइसेस एंड एवरी चॉइस यू मेक्स यू। कह रहे हैं कि जिंदगी जो है वो आपकी चॉइसेस से भरी हुई है, ऑप्शन से भरी हुई है, एंड आपका जो सिलेक्शन है कि आप किस चॉइस को चुनते हो वो आपको वो बनाता है जो आज आप हो या आप बनना चाहते हो। तो यानी कि ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो चॉइसेस हैं, जो आपने अभी तक डिसीजन लिए हैं, जो आपने अभी तक चुना है,
उनके दम पर ही आज जो भी कुछ है आप उन्हीं के दम पर हैं। अगर आज मैं एक टीचर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ तो ये मेरा डिसीजन था पास में, जो मैंने लिया कि मुझे कौन सी स्ट्रीम चुननी है, मुझे किस लाइन में जाना है, वो मेरे पास के डिसीजन की वजह से मैं आज प्रेजेंट में हूँ, और मेरे प्रेजेंट के डिसीजंस मुझे बताएंगे कि मैं फ्यूचर में क्या हूँ। तो यानी कि आपका एक गलत ट्रैक आपको जिंदगी भर गलत रास्ते पर ले जा सकता है। आपका एक गलत स्टेप, एक गलत डिसीजन आपको अच्छे डिसीजन के लिए लाइफ में आगे बढ़ा सकता है। कई आपने स्टोरी सुनी होंगी कि कई लोग बहुत आर्थिक मंदी से, आर्थिक कमजोरी से गुजरे और उन्होंने लाइफ में कुछ रिस्क लेके ऐसा कुछ डिसीजन लिया कि फिर वो तरक्की करते हुए चले गए और वो बहुत सक्सेसफुल बने, जैसे कि धीरूभाई अंबानी एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो क्या था कि उन्होंने उस वक्त डिसीजन जो लिया उसको उन्होंने बहुत सोच समझ के वो डिसीजन लिया। तो वो डिसीजन क्या लेते हैं आप, ये आपकी लाइफ को पूरा बताता है। मान लीजिए कि आप अगर किसी जंगल के ट्रैक से गुजर रहे हैं, रास्ते में आपको रोड मिल जाती है काफी लंबे वक्त के बाद, और रोड भी एक तिराहा या चौराहा जैसा है, तो अब आपको बहुत ज्यादा ऑलरेडी आप जंगल में भटक चुके थे, बहुत मुश्किल आपके सामने एक सड़क आई और उसके सामने ऑप्शन है 2 या 3 के, तो वहां आपको दोबारा से बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक भी रोड गलत सेलेक्ट की तो आप जंगल में खो गए थे, बड़ी मुश्किल से आपको सड़क मिली है और फिर से आप किसी गहरे जंगल में खो जाएंगे और शायद आपको रेस्क्यू टीम भी आपको ना देख पाए। तो एक गलत डिसीजन आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकता है, चाहे वो जीवन साथी का चुनाव हो, चाहे वो करियर का चुनाव हो, चाहे वो किसी भी चीज का चुनाव क्यों ना हो। यहाँ तक कि छोटे छोटे सी लगने वाली चीजें भी डिसीजन के मामले में बड़ा असर करती हैं। अगर आप सोच समझ के बोलते नहीं हैं तो कई बार इमोशन में आके आप डिसीजन ऐसा लेते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं कि पल भर में आपके रिश्ते तक खराब हो जाते हैं। तो डिसीजन प्रोसेस जो है वो छोटे छोटे से लेकर बड़े तक आपका बड़ा इम्तिहान लेती है और आपको एक बड़े से बड़े काम को सॉल्व भी कर सकती है और आपके लिए एक गलत डिसीजन प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर वैसे सबके अंदर होती है, लेकिन आप जिस चीज़ पर ज़्यादा काम करते हैं वो चीज़ का डिपार्टमेंट आपके दिमाग में उतना स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर आपने डिसीजन अपने खुद नहीं लेते हैं, दूसरों के ऊपर छोड़ते हैं, तो आपका दिमाग उस फील्ड में काम ही नहीं कर रहा है, वो कभी उतना डेवलप हो ही नहीं पाएगा। तो जिंदगी भर क्या आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे? जिंदगी आपकी, फैसले आपके, वो आपको लेने चाहिए, क्या कोई और लेगा? तो अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी के फैसले ले भी लेगा तो कहीं ना कहीं वो आपको मानसिक स्तर से नीचा समझेगा। वो सोचेगा कि अभी आप उतने मैच्योर नहीं हो, या आप कैसे इंसान हो, आप दूसरों की राय पर चलते हो। तो वो आपके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं हल्का कर देगा। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए कि लोगों के एक्सपीरियंस लीजिए, उनसे सजेशन लीजिए, लेकिन अपनी लाइफ का डिसीजन आप खुद ही लीजिए। हाँ, ठीक है कि शुरुआती दौर में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन गलती करने से ही हम सीखते हैं। लेकिन अपने आत्मविश्वास को, अपनी नॉलेज को इतना बढ़ाइए कि डिसीजन आप अपने ही नहीं ले पाए, इतने अच्छे डिसीजन ले कि आपके डिसीजन के फ्यूचर देखकर, कि आपने अभी तक पास्ट के डिसीजन कैसे लिए थे, आप कहाँ सक्सेस हुए, वो देखकर लोग आपसे डिसीजन लेने के लिए आए। तो चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक है जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, व्हेन वी टेक डिसीजन। जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमारे दिमाग में कौन कौन से प्रश्न आने चाहिए। नंबर 1 पे देख रहे हैं आप, हु, वेयर, वैन, वाई, वॉट, विच, हाउ। ये सारे जो सवाल हैं, ये अगर एक अच्छे निर्णय लेने वाले के मस्तिष्क में आते हैं तो वो व्यक्ति एक अच्छा डिसीजन ले सकता है। जैसे कि हु, अगर आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो हु वॉज एट द पार्टी, वो पार्टी में कौन था। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये इस टाइप के जो डिसीजंस हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इंटरोगेटिव वर्ड्स जब आपके लाइफ में आते हैं तो डिसीजन आप अच्छा ले पाते हो। लाइक मुझे अगर मुझे कोई ड्रेस लेनी है, क्यों, और मैं ड्रेस को इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड ने भी आज मार्केट से मेरे साथ ही मैं 2 ड्रेस खरीदी थी, तो मुझे भी लगा मुझे भी लेनी चाहिए, इतना पैसा जोड़कर क्या करना है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ अपनी फ्रेंड को देखने की वजह से, क्योंकि मेरी फ्रेंड ड्रेस खरीद रही है, मैंने भी एक ड्रेस खरीद ली, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ अपनी फ्रेंड को देख के ले ली। घर आके मुझे पता चलता है कि मेरी माँ को पैसे की ज़रूरत थी और उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और मैंने कहा कि वो पैसे तो मुझसे खर्च हो गए। तो तब मुझे समझ में आया कि वो पैसे जो उससे मैंने ड्रेस ले ली, जिसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, वो अक्सर में मेरे ज़रूरत के थे बहुत ज़्यादा, जो मैंने खर्च कर दिए। अब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। तो बस उसी कुछ पल इमोशंस और एक्साइटमेंट में आके मैंने वो डिसीजन लिया जो मेरे लिए आगे नुकसानदेह साबित हुआ। तो कभी भी इमोशंस में आके डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और कुछ भी निर्णय लेने से पहले क्या, कौन, कैसे सवालों को उठाना चाहिए। क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, क्या अभी वो वक्त है कि मुझे ये काम करना चाहिए, क्या, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में जब आते हैं तो आपका दिमाग
एक अच्छी प्रक्रिया का कार्य दिमाग कर पाता है और उसे किसी और की राय की जरूरत नहीं होती। यदि आप इन चरणों से निकलते हैं तो दिमाग ही इतना सक्षम है आपका कि वो सही निर्णय लेने में आपकी 70% तक हेल्प कर पाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कोट दिया गया है जो कि बहुत पावरफुल है। यू कैन नॉट अनडू द मूव्स बट यू कैन मेक द नेक्स्ट स्टेप बेटर। जिंदगी वैसे तो बहुत सारे गेम है, लेकिन शतरंज दिमाग का गेम है। और शतरंज खाली एक गेम नहीं है, शतरंज बहुत कुछ सिखाता है। शतरंज जीवन की रूपरेखा को एक खेल के माध्यम से दिखाता है। शतरंज का खेल हमें बहुत कुछ सिखाता है। जो सिर्फ शतरंज को खेल नहीं समझते हैं, वो दार्शनिक लोगों ने या विद्वान लोगों ने शतरंज में बहुत कुछ देखने की कोशिश की है। महाभारत का जो युद्ध था उसमें शकुनी और दुर्योधन के बीच में शतरंज और चौपड़ के गेम का आपने जिक्र सुना होगा। तो बड़ी बड़ी चाल जो थी वो पुराने जमाने में शतरंज के माध्यम से रख दी जाती थी कि कैसे एक सफल योद्धा पूरी रणनीति बनाता था, वो कैसे उसे पूरी सेना को जीतना है, कैसे अपनी प्लानिंग बनानी है, पूरी स्ट्रेटेजी जो थी उस वक्त शतरंज के खेल के बिहाफ पर रेडी कर ली जाती थी। तो शतरंज का गेम आम खेलों जैसा नहीं है। या शारीरिक क्रियाएं तो नामात्र के बराबर होती हैं, मानसिक पूरी चीजों का एक बहुत मानसिक स्थिति को बढ़ाने वाला, उसकी जांच करने वाला, उसका स्तर बढ़ाने वाला गेम है शतरंज। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यू कैन नॉट अनडू द मूव्स बट यू कैन मेक द नेक्स्ट वन स्टेप बेटर। कह रहे हैं कि जिंदगी भी शतरंज की तरह है। या आपने पास्ट में क्या किया उसे आप जाके पास्ट में बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ प्रेजेंट का एक भी गलत स्टेप या सही स्टेप आपके आने वाले फ्यूचर पे और प्रेजेंट पे इफेक्ट डाल सकता है। तो वो जो नया स्टेप है, जो नए डिसीजन है, जो आप पुराने डिसीजन बुरे ले चुके या गलत ले चुके हैं और उनकी वजह से रास्ता भटक गए, वो जाने दीजिए, रात गई बात गई। लेकिन अब जो आने वाले डिसीजन है उनके लिए आपको सजग होके दिमाग से अपने बीते अनुभवों के आधार पे आपको सोच कर चलना है और आने वाले स्टेप को अपना सुधारना है। क्योंकि चेस में भी ऐसा होता है कि एक मूव आपने अगर चल दिया तो उठाने के बाद प्यादा आप उसको बैक नहीं ले सकते, लेकिन हाँ नेक्स्ट चाल को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। आखिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर अलग अलग सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स में कलीग्स के बीच में ये टॉपिक डिस्कस होते हैं, इन पे मीटिंग्स ली जाती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स इन पर अक्सर बोलते हैं। तो आखिर ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अगर आप किसी भी कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ अगर आप एक अच्छे डिसीजन दे पाते हैं, मीटिंग में आपके डिसीजन अच्छे हैं, तो आप भले ही वहाँ पे फ्रेशर हैं, आप न्यू हैं, पर आपके दिमाग के स्तर को आपके डिसीजन लेने की क्षमता के आधार पर माप लिया जाएगा और बहुत कम एज में, कम वक्त में ही आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ पाएंगे जो आपकी जॉब की प्रोफाइल को अपग्रेड करने में बहुत काम करेगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखती हूँ। कोई लेडी है जिसके हस्बैंड को कोई दुकान वाला जानता है और वो लेडी उस दुकान पर जाती है साड़ी खरीदने के लिए। तो दुकान वाला बड़ा स्वागत करता है, अरे बहन जी, अरे बहन जी, और भाई साहब कैसे हैं बहन जी, आइए बहन जी, अरे छोटू वो सामान निकाल, और बहन जी को सामान दिखाइए। और आपको बड़े इंप्रेशन से अच्छे से उसने ट्रीट किया, स्टार्टिंग में कहा उनके लिए कोल्ड ड्रिंक ला, चाय ला, और आपकी बड़ी अच्छे से खातिरदारी की क्योंकि आपके हस्बैंड वहाँ से बहुत सारा सामान लेके जाते हैं। पर अचानक से क्या हुआ कि आपको साड़ी पसंद करनी थी और साड़ी पसंद करते करते आपने आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इतना लगा लिया और इतने वक्त के बाद भी अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी साड़ी लेनी है। तो इतना इरिटेट कर दिया आपने उसको कि अचानक से उसकी टोन बदल गई। उसने कहा बहन जी आपको लेनी भी साड़ी की नहीं लेनी, मेरा टाइम खराब मत करो, ग्राहक वेट कर रहे हैं, बैठने की जगह नहीं बहन जी, आप कहीं और से देख लीजिएगा, 1 घंटा हो गया, आप तो सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, अरे हटा हटा ये सामान हटा, वो दो दूसरे ग्राहक खड़े उनको देख। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि आप आए थे तो उसने आपका कैसा वेलकम किया था और आज अब 2 घंटे के बाद उसकी स्थिति क्या है? तो आपने ही अपना इंप्रेशन गिरा दिया लोगों के सामने। क्यों? वाई? ये क्यों हुआ? बिकॉज आप डिसीजन नहीं ले पाए। डिसीजन लेना ही पूरा काम नहीं होता है। डिसीजन को निर्धारित समय के अंदर डिसीजन सही वक्त पर लेना, सही वक्त पर लेना और सही समय सीमा के अंदर डिसीजन लेना और ठीक डिसीजन लेना भी एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अदरवाइज आप जिस स्तर पे होते हैं अपना वो स्तर खो देते हैं, नुकसान होते हैं आपको और एक आपकी अच्छी इमेज भी नहीं बनती है, लोग आपकी इमेज को गिराने लगते हैं। तो आप चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, डिसीजन के बिना काम चलता ही नहीं है। छोटे बड़े डिसीजन लेने ही पड़ते हैं, बच्चों के करियर का ऑप्शन हो, आपकी खुद की लाइफ का ऑप्शन हो, छोटे बड़े डिसीजन से हमें डेली गुजरना पड़ता है। जब बड़े डिसीजन आते हैं तो वो लाइफ को अच्छा या बड़ा मूव दे सकते हैं, वहां आपको सोचने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर एक जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि हु टेक्स बेटर डिसीजन इन लाइफ। वो कौन लोग हैं जो डिसीजन को अच्छा लेते? तो पहले मैंने यहाँ पर अपनी स्लाइड में एक वृद्ध व्यक्ति का
पोस्टर रखा है जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो वृद्ध लोग होते हैं जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, जो अपने उम्र के पड़ावों पे, वृद्धावस्था के पड़ावों पर आ चुके हैं, उनके पास जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। उनके पास जिंदगी का इतना अच्छा तजुर्बा होता है कि उन्होंने अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी, गरीबी, सब कुछ देखा हुआ है, और उन एक्सपीरियंस की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। चाहे वो शरीर से कमज़ोर क्यों ना हो, चाहे उनके शरीर पर महंगे कपड़े ना हो, चाहे उनका स्तर ग्रामीण क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने तजुर्बों के आधार पर वो आपसे हमेशा रिच रहेंगे। अगर आप यंग हैं तो जो तजुर्बों के आधार पर जो वृद्ध लोगों की जो चीज़ है, अनुभव के आधार पर, वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में। तो जो लोग एक्सपीरियंस, जो लोग जिनका मतलब लाइफ में उम्र ज़्यादा है, उनके पास एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं। यही कारण है कि पुराने टाइम में जॉइंट फैमिली में लोग घर के सबसे बड़े व्यक्ति से ही पूछकर सब काम होते थे, और जब माँ बाप नहीं रहते थे तो फिर वो जिम्मेदारी बड़े बेटे के सर पे आती थी, और बाकी के छोटे भाई बहन उससे पूछ कर ही सब कुछ करते थे। चाहे वो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होती थी कि जो सबको मंजूर नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लोगों को पता था कि ये बड़े हैं और ये जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़िंदगी में सब कुछ देखा है। तो वो लास्ट में फाइनल डिसीजन उनका ही होता था। हाँ, आजकल वो सब कुछ न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हो गया है, वो पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे इनका एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि जिसने ज़्यादा वक्त स्पेंड किया है, उसने ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, जिसने ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, उसने अच्छी बुरी दोनों देखी हैं, और बुरी चीज़ों से इंसान ज़्यादा सीखता है, तो उन्होंने ज़्यादा सीखा, इसलिए तजुर्बा भी उनके पास ज़्यादा है। उस तजुर्बे के आधार पर जिसके पास तजुर्बा ज़्यादा है वो डिसीजन अच्छा लेता है। जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है, जिसके पास अनुभव ज़्यादा है और एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है, जिसके पास ज्ञान और अनुभव दोनों चीज़ें हैं, है ना, वो व्यक्ति अपने ज़िंदगी में अच्छा निर्णय लेता है। दूसरा है कि लॉयर, रियल एस्टेट, ये आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स, ऐसे ये करके कुछ ब्रांड के लोगो हैं। ये कुछ लोगों की टीम है जो आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिगार्डिंग डिसीजन लेने का काम करती है। जैसे कि छोटे मोटे इलाज हम सभी अपने घरों में कर लेते हैं, बुखार का, खांसी का, कि उसको हींग का काढ़ा दे दो या हल्दी का काढ़ा दे दो, लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी आती है तो हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। क्यों? बिकॉज डॉक्टर्स ने पूरी वो पढ़ाई की है, MBBS की, MD की पूरी पढ़ाई की है, जिससे वो उस फील्ड में मास्टर हो गए। ऐसे ही ये कुछ नए करियर ऑप्शन है जो सामने आए, जिसमें डिसीजन मेकिंग लोगों की टीम होती है जो इसी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, जिनको वो सारे टूल्स और टेक्निक्स पता है कि कैसे सही डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ पैसे का अमाउंट लेने के बाद आपके लिए डिसीजन लेते हैं, क्या अच्छा होगा, शेयर मार्केट में पैसा कहाँ लगाना है, प्रॉपर्टी कौन सी लेनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, ये आपके हिस्से की डिसीजन लेते हैं कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का पैसा लेने के बाद। उसके अलावा ये आप जो देख रहे हैं हियरिंग एक्सपर्ट, ये कुछ लोगों हैं, ओके, ये अलग अलग फील्ड में आपके लिए काम करते हैं। आपके लिए इंटीरियर डेकोरेशन वाला काम क्या होगा, आपका इंटीरियर कैसा होगा, आपका आर्किटेक्चर घर का कैसा होगा, ठीक है, वो सब चीज़ के डिसीजन उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को अप्लाई करते हैं और आपके लिए डिसीजन लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है कि इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को तो आप समझ गए कि जब भी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि क्या होती है डिसीजन मेकिंग जिंदगी में। जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो आपको उनमें से चुनने की ज़रूरत होती है, तो और वो ऑप्शन चुनना जो भविष्य में, आने वाले भविष्य में आपको बेहतर परिणाम दे, ठीक है, वहाँ हमें निर्णय क्षमता की ज़रूरत होती है। निर्णय क्षमता हर व्यक्ति की अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन उसे बार बार प्रयास करके और कुछ निर्धारित टूल्स, टेक्निक पर कार्य करके बार बार उन्हें अच्छा बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास पर्याप्त ज्ञान है, पर्याप्त जीवन का अनुभव है, और याद रखिएगा कि अनुभव से इंसान नहीं सीखता है, अनुभव से भी सीखता है। अनुभव आते हैं बुरे अनुभव से। जो जिस व्यक्ति ने जिंदगी में जितने उतार चढ़ाव देखे हैं, जितने फ्लक्चुएशन हुए लाइफ में, वो व्यक्ति नॉर्मल अनुभवों की तुलना में ज़्यादा सीखेगा। और जिसने ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है लाइफ का, जिसने सारे अच्छे बुरे पल देखे हैं, और जिसके पास, जिसने टाइम भी जीवन को ज़्यादा दिया है, नॉलेज भी है। अब हम सब लोग ओल्ड एज में नहीं आ सकते। हम सब लोग ये थोड़ी सोचेंगे कि हम बुढ़े हो जाएंगे तब हम डिसीजन अच्छे लेंगे, नहीं, हम बूढ़े होने का वेट नहीं कर सकते, लेकिन हमें नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। हमारे पास जब नॉलेज ज़्यादा होगी, है ना, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। एक्सपीरियंस हमें कब आता है? जब हम ये ना सोचें कि बस हम अच्छा कंफर्ट जोन वाला काम करें, हम हर तरह का काम करें, हम अच्छा भी करें, हम बुरा भी करें, हमें उसमें नुकसान भी हो सकता है, हम लॉस में रह सकते हैं, कोई बात नहीं, नुकसान भी हो रहा है तो क्या हुआ, हमने नुकसान से भी कुछ सीखा है, ठीक है। तो हमें सबसे सीखना है, ये सब एक्सपीरियंस में ऐड हो रहा है, और एक्सपीरियंस भी नॉलेज के बराबर की पावर है। तो आपने उससे सीखा है, तो आपकी पर्सनल नॉलेज किसी सब्जेक्ट पर, किसी फील्ड में, आपकी कमांड नॉलेज, चाहे वो आप पढ़ के लो, इंटरनेट से लो, लोगों से सुन के लो, न्यूज़ से लो, कहीं से भी लो, किसी चीज़ पर, किसी फील्ड पर आपकी प्रॉपर नॉलेज और आपका उस पर तजुर्बा, चाहे वो और लोगों के एक्सपीरियंस से सुन के लो या अपने ऊपर झेल कर लो, वो तजुर्बा, वो नॉलेज, इन दोनों को मिलाकर आप डिसीजन मेकिंग की पावर की जो प्रोसेस है उसको
अच्छा बना सकते हो, आप डिसीजन अच्छे ले सकते हो। फिर भी इन डिसीजन मेकिंग को मैं आपको बताऊं कि इनके स्टेप्स क्या होते हैं, ये किन किन चरणों से गुजरता है। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लाइफ में बहुत पावरफुल है, बहुत ज़रूरी पड़ता है, हम सभी इससे गुजरते हैं, उसके बिना काम चल ही नहीं सकता है। और अच्छे डिसीजन लाइफ को बहुत जल्दी अच्छे ट्रैक पे ले जा सकते हैं। गलत डिसीजन बहुत जल्दी आपको जहाँ हो उससे नीचे भी ला सकता है, अच्छा डिसीजन ऊपर पहुँचा सकता है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे काम करती है, ये किन किन स्टेप से होकर गुजरती है, तो है इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक्सप्लोरिंग ऑप्शन। सबसे पहले आपके पास आते हैं कि अगर हमें कोई भी निर्णय लेना है तो उसके ऑप्शन क्या है। मान लीजिए कि मुझे कहीं पार्टी में, अगर जैसे मान लीजिए आपने फोटो देखा था कि डाइनिंग टेबल पे बहुत सारी डिशेस थी, तो मुझे इतनी सारी डिशेस में क्या खाना चाहिए, तो मुझे पहले ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। फिर मुझे उनमें से फिल्टर करना पड़ेगा कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ या मैं वेजिटेरियन हूँ। अब क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने नॉन वेजिटेरियन को हटा दिया, अब मेरे पास कम ऑप्शन बचे, ठीक है। अब जब मेरे पास कम ऑप्शन बचे तो मैंने उसमें से भी सोचा कि मुझे मीठा पसंद है या मुझे नमकीन पसंद है, तो मुझे मीठा नहीं पसंद, तो मैंने मीठी डिशेस को भी हटा दिया। अब मेरे पास नमकीन ऑप्शन बचे। नमकीन में भी मैंने सोचा कि मेरे को कैसा वाला खाना खाना है, जो मुझे टेस्ट दे, टेस्टी खाना खाना है, या मेरे लिए हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो, कैलोरी उसमें कम हो, मेरी डाइट को मेंटेन करता हो, फैट ना बढ़े। ये सब के बेसिस पे मैंने उसमें से और फिल्टर कर दिए और सॉर्ट आउट करके लिस्ट निकाल ली। अब मेरे पास 3 या 4 डिशेस बची, तो मुझे लगा कि 1 घंटे का टाइम है और जो डिश बची है सब मेरे अकॉर्डिंग है, तो 1 घंटे में 4 डिशेस का टेस्ट लिया जा सकता है। तो बस वहाँ मैंने अपना प्रोसेस खाने की स्टार्ट कर दी। तो हमें क्या करना होता है कि हमें पहले ऑप्शंस निकालने होते हैं, उसके बाद मेकिंग अ डिसीजन, हमें एक डिसीजन को दिमाग में सेट करना होता है कि फाइनली मैंने इसे फाइनलाइज कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि टेकिंग एक्शन, फिर हमें उस पर एक्शन लेना होता है कि भैया चलो डिसाइड हो गया, ऑप्शन फिल्टर कर लिए और ऑप्शन में से शॉर्ट आउट कर लिए, आधे के आधे बच गए। अब हमें डिसाइड भी कर लिया कि भैया ये खाना है वेजिटेरियन वाला और जो डाइट के अकॉर्डिंग है हमारी। उसके बाद है कि टेकिंग एक्शन, फिर हमें उस पर एक्शन करना होता है। खाली डिसीजन लेने से काम नहीं चलता, हमें उस पर अप्लाई करना होता है। तो हमने उसे खाना शुरू किया, बाद में हमने अपने ही डिसीजन का इवैल्यूएशन किया। इवैल्यूएशन करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि जो हमने इतना डिसीजन लिया उससे हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान, वो हमारा ठीक तो रहा। क्योंकि अगर नुकसान हुआ है तो हम उसी प्रोसेस से डिसीजन फ्यूचर में नहीं लेंगे, और अगर फ़ायदा हुआ है तो उन्हीं टेक्निक्स उन्हीं टूल्स के ऊपर और ज़्यादा काम करके और ज़्यादा अच्छे से वर्क करके हम और बेटर रिजल्ट के लिए फ्यूचर में उसी ट्रैक पर चल के डिसीजन लेंगे। फिर है डिस्कवरिंग योर सेल्फ, फिर खुद को डिस्कवर करने की कोशिश कीजिए कि आप खुद को कितना जानते हैं। जितना आप खुद को जानते हैं उस अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। दूसरों की बातों में मत आइए, दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर मत जानिए, खुद के अंदर को खुद को पहचानिए। अगर मुझे कपड़ा खरीदना है तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरी फ्रेंड को क्या पसंद है। अगर फ्रेंड को जो पसंद है उसके कहने पे अगर मैंने ड्रेस ली तो उतनी देर के लिए, जब तक मैं मॉल में मार्केट में खड़ी हूँ, मेरी फ्रेंड तो खुश हो जाएगी, वो कुछ देर की खुशी है, लेकिन घर आने के बाद मुझे लगेगा कि मैंने कौन सी ड्रेस ली, ये कलर तो मेरा फेवरेट नहीं है, मैं अगली बार कैसे पहन पाऊंगी। तो दूसरों को नहीं, डिसीजन लेते वक्त आपको खुद की मनोदशा को, खुद की हैबिट्स को, खुद की लाइक डिसलाइक को, इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है, खुद को जानना जरूरी है, खुद की दिल की आवाज़ सुनना जरूरी है, ठीक है। तब आप डिसीजन ले पाते हैं। खुद को दिमाग से समझना, खुद को दिल से फील करना, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग की इन सभी स्टेप्स को पूरा करना, तब आप डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को पूरा कर पाते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। इसमें यही स्टेप्स जो भी मैंने आपको बताए थे उनको कुछ और राइटर्स ने कुछ और तरीके से भी दिया है कि कैसे ये पूरी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस काम करती है। तो पहला है आइडेंटिफाई। पहले तो सबसे पहले पहचानिए। इनका कहना है, जो है राइटर, इनका कहना है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो, पहचानते हो कि प्रॉब्लम का स्वरूप क्या है। जॉब के रिगार्डिंग है, शादी के रिगार्डिंग है, पार्टी के रिगार्डिंग है, आपकी खुद के रिगार्डिंग है, किस डॉक्टर से मिलना है, कौन सी बीमारी है, किससे मिलना ठीक रहेगा। तो आइडेंटिफाई, पहले पूरा जो प्रॉब्लम है उसको पहचानो। व्हाट इज द डिसीजन चॉइस दैट नीड्स टू बी मेड, आपको किस तरह का डिसीजन लेना है। गैदर इन्फॉर्मेशन, अब उस डिसीजन को जिसमें आप, मान लीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर से मिलना है, तो मुझे क्या करना है, पहले तो मैंने पहचान ली कि वो प्रॉब्लम मेरे हेल्थ से रिगार्डिंग है और मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। अब क्या है कि गैदर इन्फॉर्मेशन, मुझे किस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, इसके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की। अगर मुझे सांस से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है या बॉडी में पेन है तो उससे रिगार्डिंग मैंने नेट पर डॉक्टर सर्च करना शुरू किए। रियल लाइफ में जो लोग थे उनसे पता किया कि शहर में कौन से डॉक्टर्स अच्छे हैं, उनके लोगों के एक्सपीरियंस खुद के ऊपर कैसे रहे। ऐसा ना हो कि ऑनलाइन तो उनका रिकॉर्ड अच्छा दिखा रहा है लेकिन रियल में एक्चुअल में उन डॉक्टर्स को कोई जानता भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन हर स्टैंडर्ड से पता करनी पड़ेगी। याद रखिएगा कि कभी एक लेवल से आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। अगर हम न्यूज़ चैनल पर यकीन करें तो न्यूज़ चैनल पर जो खोल के बैठते हैं कई बार वो हमें
रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता, वो बस काल्पनिक बातें होती हैं। कई बार जो रियल में हो रहा होता है वो न्यूज़ चैनल वाले दिखाते तक नहीं है। तो हमें इन्फॉर्मेशन के अलग अलग जो सोर्स है वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए जब हम कोई बड़ा डिसीजन लाइफ में लेते हो। फिर डिबेट एविडेंस, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, क्लास में डिस्कस करें, उनसे डिबेट करें। ऐसा नहीं, जो डिबेट करेंगे हो सकता है कि सामने वाले बंदे को आपसे नॉलेज ज़्यादा हो, वो हो सकता है कि सेम उस सिचुएशन से निकला हो या उसकी कोई फैमिली में निकला हो, तो उसके पास रियल एक्सपीरियंस हो। तो डिस्कस और डिबेट करने से चीज़ें बहुत अलग टाइप से सामने आती हैं। ठीक है, लाइक मान लीजिए मुझे अगर शादी करनी है तो मेरी फ्रेंड्स मुझे राय देती हैं, यार ऐसा लड़का होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, किसी का लुक पे मत जाना, बिहेव अच्छा होना चाहिए। तो ये उनके अपने एक्सपीरियंस हैं, जैसे मुझे सुनना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस फील्ड में नहीं हूँ उनके एक्सपीरियंस कई सालों के हैं, तो वो गलत नहीं हो सकते। और ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि डिस्कस डिबेट करने से आपके पास चीज़ें जो आती हैं वो प्रैक्टिकल वे में बहुत ज़्यादा सही होती हैं। नेक्स्ट है वेग एविडेंस, यूज पास्ट एक्सपीरियंस, डेटा एंड एनी अदर इनपुट। जब भी आप इन सब चीज़ों का तालमेल और तोला ताली करें, बोलते हैं तोल के बोलो, यानी कहते हैं तोल के बोलना चाहिए, यानी सोच कर बोलना चाहिए क्या सही रहेगा क्या नहीं। एकदम से इमोशन में आके कभी किसी को मत बोलो, नहीं तो रिश्ते खराब हो सकते हैं, किसी को भी कोई बात बुरी लग सकती है। तो तोल के बोलो। ऐसे ही तोल के एविडेंस, जब तक आपके पास किसी चीज़ के प्रूफ ना हो कि हाँ उसके साथ ये चीज़ ऐसा हुई थी, तो बस काल्पनिक बातों के दम पर किसी की बातों की दम पर डिसीजन मत लो। एविडेंस भी होने चाहिए उसके सॉलिड। नेक्स्ट है फिर जब आपके पास एविडेंस भी आ गए, डिबेट भी हो गया, फिल्टर भी कर लिया, पहचान भी लिया, नॉलेज भी इकट्ठी कर लिया, आप लोगों से बातचीत भी हो गई और आपने उनके सॉलिड बातचीतों के आधार पे आपने सॉलिड प्रूफ भी देख लिए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। अब आप चॉइस कर सकते हैं कि हाँ 3 में से कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है, ये चुन लिया जाए, है ना। औरों की सुन ली, अब अपने दिल की भी सुन लो कि आप, ये तो औरों की जानकारी थी, अब आपके अकॉर्डिंग उन दिए हुए ऑप्शन में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है, अब आप आगे चुन सकते हैं। तो ये होते हैं वो स्टेप्स जिनको अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। तो मैंने आपके सामने 2 प्रोसेस रख दिए हैं, सिर्फ एक की नहीं रखी है, 2 रख दिए हैं कि 2 लोगों ने स्टेप्स को इन तरीके से बताया है। सबका अपना अपना बताने का तरीका है। अगर आप अपने स्टेज पर चढ़ेंगे, आपका इंट्रोडक्शन देने का तरीका कुछ हो सकता है, मेरा कुछ हो सकता है। तो ये लोगों ने अलग अलग टाइप से स्टेप्स बताए हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं आपको एक और बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ आपको किसी टॉपिक की लिखी लिखाई या रटी रटाई कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देने का टारगेट नहीं है। ऐसी बुकिश नॉलेज देने के लिए यूट्यूब पर बहुत चैनल हैं जो पूरी बुकिश एक मतलब इन्फॉर्मेशन पे एकदम नॉलेज देते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर जो आपको नॉलेज देने की कोशिश की है वो अपने अनुभवों के आधार पर दी है, मेरा किसी से कोई लिंक नहीं है। तो उसमें सब चीज़ें डाउन टू अर्थ भी हैं। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें उसका खंडन भी करती हैं, उसको तोड़ती भी हैं। जैसे कि टाटा रतन, जो कि बहुत फेमस इंसान है, रतन टाटा जी, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत समाज सेवा कार्य किया है, बहुत हजारों लाखों लोगों को नौकरी दी है। तो उनका क्या मानना है, वो कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन। वो कहते हैं मेरा राइट डिसीजन लेने पर मैं उतना जोर नहीं देता। आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। पहले मैं डिसीजन ले लेता हूँ, फिर मैं उसको सही बनाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि उनका कहना है कि मैंने एक बार अगर डिसीजन ले लिया तो अगर वो नहीं भी सही है तो मैं पूरी जोर लगा देता हूँ उसे सही करने में, तो फिर तो ये कोई कह नहीं सकता कि मेरा डिसीजन लेना गलत था। तो मतलब यहाँ एक नई चीज़ भी है, एक नया लोगों की सोच भी है जो डिसीजन मेकिंग पूरी प्रोसेस को खंडन भी करती है। तो मैं आपको सब चीज़ों की नॉलेज साथ में थोड़ा सा देने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा भी है और ऐसा भी है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर 90% लोग उस पर चलते हैं, उसको सुनना चाहते हैं, उस टॉपिक पे कमेंट करना चाहते हैं, उस पाथ को फॉलो करना चाहते हैं ताकि लाइफ में अच्छे डिसीजन लें। लेकिन कुछ लोगों में अपना पर्सनल मतलब एटीट्यूड ऐसा है कि वो कहते हैं भैया मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि डिसीजन अच्छे होने चाहिए, डिसीजन आपने जो भी कुछ लिया हो, लेकिन अगर आप उस पर मेहनत कर रहे हो तो वो मेहनत आप अच्छी करके ये बता सकते हो लोगों को कि जो मैंने डिसीजन लिया था वो सही था। लाइक मान लीजिए मेरी हॉबी है ड्राइंग में और मुझे ड्राइंग की लाइन में जाना था, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे एमएससी बीएससी करा दिया। तो अगर अब मैं एमएससी बीएससी में फ़ेल हो जाऊँ तो मुझे लगेगा कि वो मेरा गलत डिसीजन था, मैंने ड्राइंग की लाइन को क्यों नहीं चुना, ठीक है। तो लोग मुझे सुनाएंगे तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए थी, तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए था, अरे तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत बुरा किया। वो मेरे पेरेंट्स को भी बुरा बोल सकते हैं, मुझे भी बुरा बोल सकते हैं। तो एक तो वो हालत रही कि मैं उनसे भी सुनूं, मुझे भी लोग आएँ ज्ञान दे के चले जाएं, मुझे सुना दें, मेरे पापा मम्मी को सुना दें, ठीक है। ये तो रहा एक चीज़, क्यों बस यही कहेंगे लोग कि भैया तुमने फाइट नहीं करी अपने सपनों के लिए, तुम्हारा वो गलत डिसीजन था, या तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं समझी तुम्हारी फीलिंग, आके ज्ञान दे के चले गए और आपने फालतू में सुन भी लिया। हमने क्यों सुन लिया। एक चीज़ ये भी थी कि चलो ठीक है कि मेरा मन ड्राइंग की लाइन में जाने का था, लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी, जो भी कुछ सोच के मैंने ड्राइंग के ऑप्शन को चुना। लेकिन
वहाँ से फिर मैंने इतनी मेहनत करी कि मेरे बीएससी में बहुत अच्छे मार्क्स आए, मेरे एमएससी में बहुत अच्छे मार्क्स आए, फिर मैंने बीएड किया, पीएचडी की, जो भी कुछ किया, उसके बाद मैं आज सक्सेस हूँ, मैं एक अच्छी जगह जॉब कर रही हूँ, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो अब कोई ना मेरे पेरेंट्स को बुरा बोलने आ रहा है, ना मुझे बुरा बोलने आ रहा है, लोगों के मुंह बंद हैं और मैं भी आत्मसम्मान से अपनी नौकरी कर रही हूँ। तो यानी कि आपकी मेहनत भी इस चीज़ को बहुत मैटर करती है कि आप सिर्फ डिसीजन मेकिंग काम नहीं करती, आपकी मेहनत भी होनी चाहिए। आप अपने गलत फैसलों को भी मेहनत के दम पर बदल सकते हो। यहाँ इस पूरी बात का सोर्स यहाँ निकलता है कि अगर आप में मेहनत करने की क्षमता है तो जो गलत डिसीजन है उनका भी रूपरेखा आप बदल सकते हो। और अगर मेहनत नहीं करोगे तो डिसीजन कितना भी सही है तुम्हें फिर भी पछताना ही पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे साथ में काम करेंगी। अब तुमने डिसीजन तो ले लिया, बहुत अच्छा, ठीक है, तुम्हारा डिसीजन था बहुत अच्छा लेने का, तुमने कार ली, बहुत अच्छी, तुम्हारी फेवरेट थी, लेकिन तुम उसको अफोर्ड नहीं कर पाए, तुम उसकी केयर नहीं कर पाए, वो खड़े खड़े धूल खा रही है, उसके तुमने कभी चलाया नहीं, उसकी सर्विस नहीं कराई, तो वो अच्छा डिसीजन लेने के बाद भी तुम्हारा बेकार चला गया, ठीक है। तो लाइफ में डिसीजन लेने के साथ साथ उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। नाउ यहाँ है टिप्स फॉर डिसीजन मेकिंग, कि जब आप कोई डिसीजन लें तो क्या क्या टिप्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। हाउ द ESFJ मेक्स डिसीजन। ESFJ एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए डिसीजन लेने का काम करती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो लोग जो टीम है वो स्पेशलाइज टीम, ये मुझे जो है स्लाइड ये बहुत अलग से ढूंढ के छाड़ के लानी पड़ी है, उनके जो ट्रिक्स हैं वो आपके सामने लेकर आई हूँ मैं। उनका पहला पॉइंट है कि दे लुक एट द गोल। सबसे पहले वो गोल की तरफ देखते हैं कि आपका टारगेट क्या है, आप चाहते क्या हो, पाना किसे चाहते हो, क्या मेन टारगेट है। वॉट डिसीजन विल गेट दैम क्लोजर, और कौन से डिसीजन है जो आपके गोल तक बड़े करीबी से आपको पास ले जा सकते हैं। यानी अगर आपके पास 10 ऑप्शंस हैं तो वो ये जो टीम है ये आपको सीधे सीधे ये कहती है कि आप उस ऑप्शन को चुनो जो आपको टारगेट पे जाता है, जो आपका मेन टारगेट है वहां तक पहुंचाता है। दे लुक एट द फीलिंग्स एंड वैल्यू ऑफ द पीपल इन्वॉल्व। वो आपकी फीलिंग्स पर भी देखते हैं और उन वैल्यूज को, उन संस्कारों को, उन मूल्यों को देखते हैं जिनके साथ आप बड़े हुए हो। विच डिसीजन विल मेक एवरीवन हैप्पी। अगर आपके टारगेट शादी करना है तो वो लोग आपसे शादी करने के लिए सिर्फ इस ब्याह पे नहीं कहेंगे कि आप सुंदरता के बेस पे कर लो, वो आपसे कहेंगे कि आपका टारगेट क्या था, गोल क्या था। तो आप कहोगे मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए थी जिससे जो जॉब वॉब कर रही हो, स्मार्ट हो। तो उन्होंने कहा जब आपका मेन टारगेट वो है, आपके दिमाग को पता है, तो अभी फिलहाल टेम्परेरी दिल की फीलिंग पे मत जाओ, सुंदरता दिखे पागल मत हो। और यहाँ वैल्यूज को भी ध्यान में रखो कि आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है या बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उन्होंने किस संस्कारों के साथ पाला है, वो किस टाइप की लड़की चाहते हैं, उनका भी ख्याल रखो, क्योंकि ये आपको लॉन्ग प्रोसेस में बहुत हैप्पीनेस देने वाला है। अदरवाइज किसी की सुंदरता के दम पे शादी करोगे तो फाइनल में तुम्हें भी पता चलेगा, अरे यार 1-2 साल बाद तुम उसकी शक्ल से बोर हो गए, फिर बाद में सोचोगे अरे यार मुझे तो पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, मुझे तो एक जॉब वाली लड़की चाहिए थी, मैंने क्या कर लिया जल्दी में आके, और मेरे पेरेंट्स भी, फैमिली भी खुश नहीं है, उनको एक संस्कारी लड़की चाहिए थी, ये मैंने क्या कर लिया। तो फीलिंग्स जो होती हैं वो टेम्परेरी हैं, जब वो चली जाएंगी उसके बाद आपको उसका पछतावा होगा। थर्ड पॉइंट है दे लुक टू देयर ऑन वैल्यूज। डज दे सीम इथिकल टू देम। फिर वो देखते हैं कि जो आपकी इथिकल जो चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है, उन पर बेस है डिसीजन या नहीं। लास्ट है दे कंसीडर देयर एक्सपीरियंस व्हाट हैज़ लाइफ शोन देम टू बी ट्रू। और वो अपने जीवन के अनुभवों का भी इस्तेमाल करते हैं आपके डिसीजन लेने को, कि उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में कैसा अनुभव किया था, उसके बाद डिसीजन लिया था, उसके बाद उन्हें कैसा अनुभव हुआ, उन सब के आधार पे भी वो आपके डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो ये एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है जो प्रोफेशनल वे में डिसीजन लेने का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि जब आप जिंदगी में अच्छे डिसीजन लेते हैं तो क्या होता है, जिंदगी कैसे बदल जाती है, कैसे सब कुछ अच्छा लगता है, लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, कैसे आप सक्सेस के ट्रैक पे बढ़ने लगते हैं, कैसे मन सेटिस्फाइड होने लगता है, दिमाग तनावों से कैसे दूर रहता है, फायदे क्या होते हैं। तो चलिए इन पर डिस्कस करते हैं। 6 की बेनिफिट्स लीडर डिराइव फ्रॉम गुड डिसीजन मेकिंग स्किल। ये 6 यहाँ पर लीडर जो हैं उनके थ्रू दिखाए गए 6 बेनिफिट्स हैं जो अच्छे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से कनेक्ट है। इट ऑफर्स द लीडर टू स्पीडी रिजल्ट। जब आप अच्छे डिसीजन लेते हैं तो आपके जो अच्छे जो रिजल्ट हैं वो आपको बहुत जल्दी पॉजिटिव वे में जल्दी देखने को मिलते हैं। सेकंड, हेल्प्स टू सेव मनी, टाइम एंड एनर्जी। जब आप अच्छे डिसीजन लेते हैं तो आपका पैसा बचता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और टाइम बचता है और आपकी एनर्जी भी बचती है। तो डिसीजन अगर आपके हेल्दी हैं तो वो आपकी ये तीनों चीज़ें बचा देंगे। अगर आपका गलत डिसीजन है किसी
लाइफ के किसी करियर को चुनने में और आपने बस लोगों के कहने पे कोई करियर ऑप्शन चुन लिया, तो ना तो आप वहाँ जॉब में आप अच्छा दे पाओगे, क्योंकि आपको मज़ा ही नहीं आ रहा काम करने का। जब मज़ा ही नहीं आएगा तो आप कैसे तरक्की करोगे? जब तरक्की नहीं करोगे तो सैलरी नहीं बढ़ेगी। तो आपका, अगर आपको सैलरी बढ़ानी है दिल से काम, तो वहाँ दिल से काम करना पड़ेगा। और जब दिल से काम करना है तो लाइन कौन सी चुननी है पढ़ने के लिए, लाइन कौन सी चुननी है जॉब करने के लिए, ये आपको सब कुछ सही डिसीजन पे वो करेगा। अगर आपको अपने मन के फील्ड में जॉब करेंगे तो मन के फील्ड में जॉब करने के लिए मन की फील्ड की पढ़ाई करना जरूरी है, तभी वहाँ एक दिन काम करते करते बेस्ट परफॉर्मेंस देख पाएंगे और बॉस खुश होकर सैलरी बढ़ाएगा। अदरवाइज आप बस स्ट्रगल करते रहेंगे, जहाँ आपकी एनर्जी, आपको लगेगा बहुत थक गए हैं और पैसा मैं वैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, एनर्जी भी बहुत जाती है, इतना काम करता हूँ तब भी बॉस खुश नहीं है, सैलरी भी नहीं बढ़ाता है, क्योंकि आपने एक्चुअली सही ट्रैक ही नहीं चुना। ये आपका फील्ड है ही नहीं, क्योंकि आप फील्ड में एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, थका हुआ फील कर रहे हो। अगर आपके इंटरेस्ट का फील्ड होता, आप बेस्ट दे पाते, आप ज़्यादा काम करते और ज़्यादा पैसा कमाते। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये सभी चीज़ों को बचाती है। इट गिव्स अ ह्यूज सेंस ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट एंड फुलफिलमेंट। ये आपको एक वो सेंस देती है जिसमें आप एक व्यक्ति स्वयं अपने सही डिसीजन के दम पर बहुत कुछ अचीव कर पाता है और मतलब संतुष्टि का आभास करता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है। इट स्टैंड्स यू आउट एंड मेक यू आउटस्टैंडिंग। जब आपके सही डिसीजन आपको आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास के साथ खड़े होने की हिम्मत देते हैं और आप आउटस्टैंडिंग वाली फील करते हो। इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, लेवल, स्तर जहां आप होते हैं वो बढ़ाते हैं, और रेप्यूटेशन, कैपिटल बढ़ाते हैं। समाज में आपके सही डिसीजन आपकी तरक्की करते जाते हैं और उनसे आपका स्तर और आपकी इमेज अपने आप अच्छी होती चली जाती है। रेजेस प्रोफेशनल प्रोफाइल एंड एडवांसमेंट, आपकी जो भी प्रोफाइल होती है, सही डिसीजन, सही स्टेप आपको उससे अपग्रेड करते जाते हैं और आपको एडवांसमेंट या अपग्रेड की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें आप लोगों के सामने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर पाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है 6 हेड। मैंने डिसीजन मेकिंग से रिगार्डिंग कई सारा स्टफ सर्च किया, तो वहाँ मुझे ये 6 हेड दिखाई थी। अगर आप भी कुछ सर्च करेंगे डिसीजन मेकिंग से रिगार्डिंग तो ये 6 हेड आपको दिखाई देंगी, और अगर मैंने इनका जिक्र नहीं किया तो आपको लगेगा कुछ मिसिंग था, इसलिए मैंने 6 हेड को लेकर आई हूँ। ये 6 हेड कुछ बताती हैं। क्या बताती हैं? 6 हेड सॉल्यूशन, ये एक फॉर्मूला है। ये कैसे काम करता है देखिए। लुक एट, ये रेड हेड इज सिंबल कि लुक एट द सिचुएशन इमोशनली, कि एक इनका ये कहता है कि इमोशंस को अगर आप डिसीजन लेते में देख रहे हैं तो वहाँ रेड हेड का सिंबल है। व्हाट डू यू फीलिंग टेल यू, आपकी जो फीलिंग्स अंदर से आ रही हैं वो आपसे क्या कह रही हैं, वो आपको क्या चुनने को कह रही हैं, वो उसका सिंबल है रेड हेड। देन वाइट हेड, लुक एट द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली, व्हाट आर द फैक्ट्स, आपके सामने जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कौन कौन से हालात सही हैं चुनना। मान लीजिए मुझे कार लेनी है, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि मेरे दोस्त ने कार ली है तो मैं भी कार ले लूँ, जबकि उसके पास तो वो एक्स्ट्रा मनी कैश में पहले से था और मुझे अपने घर की कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा बेचना पड़ रहा है। तो दोनों की कंडीशन में अंतर है। उसके पास वो चीज़ कंफर्टेबली ले रहा है, वो मुझे वो रिस्क जोन में जाके लेनी पड़ रही है। तो क्या मेरी उस वक्त में वो ज़रूरत है, या अगर मैं इतना बड़ा ज़रूरत का पैसा वहाँ लगा दूँ तो क्या मुझे कार की ज़रूरत थी? क्या ये इतना ज़रूरी था, या मैंने बस दूसरे को किसी के देखने पर मैंने वो डिसीजन लिया? तो आपको फैक्ट जो होते हैं उनसे अवगत होना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, दूसरों को मत देखो, ठीक है। फिर है येलो हेड, यूज अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स विच एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन विल वर्क। पॉजिटिव लेके चलो, आपको डिसीजन लेने में ज़्यादा डरना नहीं है। पॉजिटिव लेके चलो कि पहले तो सोच समझ के डिसीजन लो, और जब ले लिया है तो फिर पॉजिटिव रहो कि जहाँ तक है कि इसके अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। यूज अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव विच एलिमेंट्स ऑफ द सोल्यूशन विल नॉट वर्क, और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को भी आपको देखना होता है कि हो भी सकता है कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो फिर मुझे क्या करना होगा। ये भी हो सकता है कि मैं 90% कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ये फॉर्मूला काम करे, लेकिन अगर 1% नहीं भी करता है, उस सिचुएशन के लिए मुझे मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए और वहाँ में फिर अगला स्टेप मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो मैं एक नेगेटिव जो पर्सपेक्टिव है वो भी सोच के चलना पड़ता है। नेक्स्ट है थिंक क्रिएटिवली। आइडियाज़, आप जब भी आपके अंदर क्रिएटिविटी वाली क्वालिटी होती है तो वो किसी भी फील्ड में हो, वो आपको फिर उसका सरप्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमेशा देती है। तो डिसीजन मेकिंग जो सेक्शन है, जो पार्ट है ना, वो भी क्रिएटिविटी से अछूता नहीं रह गया है। क्रिएटिविटी तो वो क्वालिटी है, या क्रिएटिविटी वो कलर है जो किसी भी ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग में ऐड होता है तो उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। तो क्रिएटिविटी जो है वो किसी भी फील्ड में होती है तो वो अलग ही दिखती है। पुराने टाइम में लोग सिंपल ड्रेसेस पहनते थे, ये लोगों की क्रिएटिविटी है कि उन्होंने कपड़े के नाम पर आज अलग अलग टेक्सचर, अलग डेकोरेशन, अलग टाइप की ड्रेसेस निकाली हैं। वरना हम पूर्वज टाइम में
बहुत सिंपल सादा कपड़े, मतलब एक दो ही ड्रेसेस होती थी। आज के टाइम में ड्रेसेस, उनके नाम, उनके सब कुछ बहुत अलग अलग है, उनके स्टाइल्स पूरे पूरे रैम्प शो होते हैं। तो वो क्रिएटिविटी का ही सिंबल्स है ना। तो जैसे जैसे इंसान की क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी, उसका दिमाग का लेवल बढ़ता जाएगा, इंसान तरक्की करता जाएगा। तो क्रिएटिविटी जिस भी फील्ड में होता है, खूबसूरती बढ़ जाती है नाउ। और क्रिएटिविटी की कैप का कलर ग्रीन है नाउ। ब्लू कैप, थिंक ब्रॉडली, व्हाट इज द बेस्ट ओवरऑल सॉल्यूशन। सबसे ज्यादा ओवरऑल बेस्ट रिजल्ट किसके आ रहे हैं। मतलब अगर कभी कभी हमारे सामने प्रॉब्लम कब आती है कि जब हमें ऑप्शंस जो होते हैं दो से ज्यादा, अगर मेरे पास दो ऑप्शन है और एक मेरे लिए चुनना फायदेमंद नहीं है और एक फायदेमंद है, तो ये बड़ा आसान होता है कि जो मुझे लॉस दे रहा है मैं उसको ना चुनूं भैया, और जो अच्छा लग रहा है उसे चुन लूं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है कि जब आपके लिए ए बी सी डी में से ए भी फायदेमंद है, बी भी फायदेमंद है, सी भी फायदेमंद है, डी थोड़ा कम फायदेमंद है, लेकिन डी को तो हमने हटा दिया, बस तीन जो है वो सेम फायदेमंद है। अब क्या चुनोगे, अब दिमाग घूम गया, अब कौन सा डिसीजन लेना है। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका दिमाग घुमा देती है कि किसको सेलेक्ट करना है। फिर हमें उसमें से भी बहुत डीप जाके ब्रॉडली सोचना पड़ता है कि मैक्सिमम ओवरऑल सबसे ज्यादा फायदा कौन दे रहा है, फिर हमें उस लेवल पे जाके सोचना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को में टाइम देना पड़ता है, और जितने डिसीजन लेने में आप इन सब टूल्स का, टेक्निक्स का यूज करेंगे और जितनी बार करेंगे, आपका दिमाग का डिसीजन लेने का वाला जो पार्ट है वो उतना ही मास्टर होता जाएगा। फिर ना आप सिर्फ अपनी जिंदगी के, औरों की भी जिंदगी के फैसले ले पाएंगे, वो फैसले जो आपको जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में बेहतर परिणाम देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टर्म है जो मैं मनोवैज्ञानिक जो सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, वहां से लेकर आई हूँ, जो कि है डिसीजन फटीक। डिसीजन फटीक क्या होता है। जब लाइफ में कोई ऐसा ऑप्शन आता है कि आपको बड़े डिसीजन लेने हैं और आप उस डिसीजन को नहीं ले पाते हैं, और आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी नहीं कि अभी 1 घंटे में डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन आपको थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में लेना है, और आप आज की कंडीशन में बिजी इतने हैं कि आप उस पर टाइम नहीं दे पा रहे हो। लेकिन वो टेंशन जो आने वाली है फ्यूचर में, वो इतनी बड़ी है कि प्रॉब्लम दे सकती है। तो होता क्या है कि वो अंदर आपके दिमाग में, साइड में, सब काम करते हुए, जीवन को जीते हुए, नौकरी करते हुए, खाना खाते हुए, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चलती रहती है और आपको परेशान करती रहती है। वो परेशानी की स्थिति एक समय पर इतनी आ जाती है कि आपको डिप्रेशन जैसी हालत होने लगती है, तनाव होने लगता है, झुंझलाहट आने लगती है, आप लोगों से इरिटेट होकर बिहेव करने लगते हो। तो वो डिसीजन फटीग है कि किसी फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में एक बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि आप ले नहीं पा रहे हो, या तो आपके पास समझ नहीं है, या समय नहीं है, या आप मतलब कंफ्यूज हो, आप नहीं ले पा रहे हो, या आपको उसमें नुकसान आ रहा है नजर, कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा जो फायदा दे, है ना, जहाँ लॉस ना हो। तो ऐसे टाइम में जब आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हो, लंबे टाइम आपका चेतन या अवचेतन मन, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड उस स्थिति से गुजरता रहता है एक लंबे वक्त तक, तो आपके दिमाग को फ्रस्ट्रेशन, तनाव, इरिटेशन जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, ऐसे टाइम में आपको मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं इनसे निकलने के लिए। ठीक है, वो आपको स्ट्रेस फ्री टैबलेट्स देते हैं, आपको सही प्रोसेस बताते हैं, और डिसीजन मेकर्स, गुड डिसीजन मेकर्स की जो टीम होती है प्रोफेशनल, वो भी आपकी हेल्प करती है। या कभी कभी बहुत एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल लोग भी हो सकते हैं आपके आसपास जो आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और वो आपके तनाव को डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन सेट करके बता कर आपको उस टेंशन से निकलने का काम कर सकते हैं। पर ये सब तो खाली एक प्लस पॉइंट है। जिंदगी के डिसीजन आपको खुद ही लेने चाहिए, तभी आत्मविश्वास आता है, तभी आप बहुत कुछ सीखते हैं, और लोग भी आपको मेच्योर में गिनते हैं। अदरवाइज यही लगता है अरे यार इस बंदे में क्या दम है, ये तो छोटी छोटी बातों के डिसीजन नहीं ले पाता, छोटी छोटी बातें तो पूछने आता है, इसका खुद का तो कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। तो डिसीजन में आप राय सबकी लें, वार्तालाप सबसे करें, ठीक है, लेकिन अंतिम डिसीजन आपका होना चाहिए। दिमाग और दिल दोनों को बराबर की जगह देते हुए आपका डिसीजन आपको लेना चाहिए। ठीक है, अब है व्हाट इज इट, कि डिसीजन फटीग की मैंने डेफिनेशन भी आपके सामने ला के रखी है कि इन डिसीजन मेकिंग एंड साइकोलॉजी, डिसीजन फटीग रेफर्स टू द deteriorating quality of decisions made by an individual after a long session of decision making. It is now understood as one of the causes of irritational trade-offs in decision making. Decision fatigue may also lead to consumer making poor choices with their purchases. तो आप देख रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग बस वही है कि वो क्वालिटी, आपकी दिमाग की वो क्वालिटी जहाँ आप एक अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हो, लंबे समय तक उससे गुजरते हो, तो वहाँ आपको इरिटेशन जैसी चीज़ें होने लगती हैं और लंबे समय आप तनाव में रहते हैं, तो वहाँ डिसीजन फटीग जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक कोट है, डोंट मेक डिसीजंस व्हेन यू आर एंग्री। बड़ी फेमस लाइन है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा कि डोंट मेक डिसीजंस व्हेन यू आर एंग्री। जब भी आप कभी
बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, इन तीनों स्थिति में कभी निर्णय मत लेना, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। अगर आप किसी शादी में डांस कर रहे हैं और वहाँ लोग हैं बहुत रिच जो कार से उतरे हैं, उन्होंने नाचना शुरू किया और पैसे की गड्डियाँ उड़ा रहे हैं और आपको लग रहा है अरे यार मेरे दोस्त की शादी है, जब उसके वो वाला दोस्त जो कार से आया है वो इतने नोट उड़ा सकता है तो क्या मैं नहीं उड़ा सकता, और आपने भी निकाला, जरा जेब में हाथ डाल के पैसे निकाले और उड़ा दिए, वहाँ खूब जम के डांस किया और आए। बाद में आपको पता चला कि आपको टैक्सी करके आना था पेट्रोल, या आपको अपनी कार से आना था, आपके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, तो आपको लग रहा है शिट यार ये मैंने क्या किया, उस वक्त मस्ती में मैंने सारे पैसे उड़ा दिए और अभी घर जाऊंगा तो वाइफ झगड़ा करेगी, या अगर वाइफ नहीं है तो मम्मी डांटेंगी, तो ये मैंने क्या किया, उस वक्त इमोशन में आके पैसे उड़ा दिए और मुझे तो उनकी ज़रूरत थी। तो इमोशंस में आके कभी इतने, जब आप अपने हाइपर एक्सट्रीम कंडीशन वाली खुशी में, एक्सट्रीम कंडीशन वाली दुख में हो या गुस्से में हो, तो कभी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। सो डोंट मेक डिसीजन व्हेन यू आर एंग्री, डोंट मेक प्रोमिसेस व्हेन यू आर हैप्पी। जब खुश हो तो वादा मत करो, जब दुखी हो या गुस्से में हो तो निर्णय मत लो। अब है डोंट डू समथिंग परमानेंटली स्टूपिड जस्ट बिकॉज यू आर टेम्परेली अपसेट। हमारे जो इमोशंस होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। कोई बात बुरी लगी, हमारा मूड ऑफ हो गया 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, फिर हम नॉर्मल हो गए, फिर हम बिल्कुल नॉर्मल हो गए, हंसी मजाक करने लगे, ठीक है। तो जब भी आपके इमोशंस जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते। इमोशंस आर जस्ट लाइक वेदर। वेदर दिन में कई बार बदलता है, कभी सनी है, कभी क्लाउडी है, कभी रेनी है, लेकिन क्लाइमेट जो होता है वो एक लंबी प्रोसेस है, वो 30-35 साल तक किसी जगह पर एक जैसा रहता है। तो क्लाइमेट एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। तो डिसीजन भी, आपका डिसीजन आपकी लाइफ को लॉन्ग प्रोसेस में स्टेबल करते हैं क्लाइमेट की तरह। लेकिन जो इमोशंस है वो वेदर की तरह हैं, टेम्परेरी, दिन में कई बार बदलते हैं। तो उन टेम्परेरी इमोशंस के चक्कर में, उन वजह से अपने क्लाइमेट वाले परमानेंट लाइफ को डेंजर जोन में मत डालो, क्योंकि इमोशंस टेम्परेरी हैं, लेकिन लाइफ में एक गलत डिसीजन उसे परमानेंट अच्छा या बुरा कर सकता है। तो यहाँ पर आपको टेम्परेरी इमोशंस के में आकर परमानेंट चीज़ों को खराब मत करो। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा टॉपिक हमारा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई थिंक दिस इज़ एक्चुअली 40 मिनट्स का तो नहीं है, पर जितना भी है, आपने जितना भी टाइम दिया है मुझे, जितनी भी देर का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स फ्रेंड्स। आई होप कि मैंने कोशिश की है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो पाए, और इसके बाद भी अगर कोई कुछ छूटा रह गया है कोई टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा, ताकि मैं और भी वीडियो बना पाऊँ। ये मेरी अभी स्टार्टिंग ही चल रही है, आप लोगों का छोटा सा मोटिवेशन मुझे आगे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट कर सकता है। तो अगर आपको, मैंने ये पूरी कोशिश की है कि वीडियो में आपको रिटन लाइन या बहुत सारी डेफिनेशन या बुकिश नॉलेज ना दूं, प्रैक्टिकल चीज़ों को समझाते हुए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। अगर मेरा थोड़ा सा भी टारगेट पूरा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो बुरा लगा वो भी बताइएगा, क्योंकि मुझे बुराइयों से ही सीखने को मिलेगा, गलतियों से सीखने को मिलेगा। जो अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा, ताकि मैं उन अच्छी चीज़ों को और अच्छा कर पाऊँ और गलतियों को सुधार पाऊँ। बाकी शुक्रिया। Stay happy, stay at home, keep washing hand. Thanks to listening. Bye.